सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, उसका आज हम 5वां पाठ शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से 4 पाठ तक पूरी तरह कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें। तारतम्य आपका बना रहना चाहिए, क्योंकि हम जो है सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। एकाएक हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा अपने एक तारतम्य बना हुआ है। आज हम आरोह पुस्तक के 5वें पाठ के जो कवि हैं, जी आपको याद आ रहा होगा, मुक्तिबोध। क्या नाम है? मुक्तिबोध। अगर हम इनका पूरा नाम देखें तो गजानन माधव मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। यदि हम इनके जीवन वर्ष को देखें तो 1917 से लेकर के 1964 तक इनका जो जीवन काल रहा। ये जो जन्म हुआ, जन्म ग्वालियर एमपी में हुआ और मृत्यु जो हुई ये नई दिल्ली में हुई। ठीक। इसके बाद यदि हम मुक्तिबोध के बारे में और बात करें तो ये मुक्तिबोध जो है ये नई कविता के कवि हैं। क्योंकि अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास में देखेंगे तो मुक्तिबोध जो कवि हैं, इनके काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, वो प्रमुख विशेषताएं हैं इनके काव्य में आपको संघर्ष मिलेगा और विद्रोह का भाव मिलेगा। संघर्ष और विद्रोह का भाव मिलेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये यथार्थवादी साहित्यकार हैं। कौन से? यथार्थवादी साहित्यकार हैं। इसलिए आपको इनके काव्य में आनंद और उल्लास, या ये लिख लें कि ये आनंद और उल्लास के कवि नहीं है, ये आनंद और उल्लास के कवि नहीं है और इनकी कविता में सामंजस्य, इनकी कविता में सामंजस्य भी नहीं है। यानी किसी भी प्रकार का इन्होंने सामंजस्य बैठाने की इन्होंने जो है जरूरत महसूस नहीं की। यदि मुक्तिबोध का जीवन देखें तो इनका जो जीवन है संघर्षमय रहा। इनका जीवन संघर्षमय रहा, बहुत सारा संघर्ष इन्होंने किया। अज्ञेय द्वारा जो तार सप्तक का संपादन किया गया था, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक, कौन सा? 1943 के प्रमुख कवि हैं। अज्ञेय ने जो तार सप्तक संपादित किया था 1943 में, उसके प्रमुख कवि आपको जानकारी में है कि अज्ञेय ने कुल 4 तार सप्तकों का संपादन किया था। 1943 में पहला, फिर 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा और उसके 20 साल बाद 1979 में चौथा। इसके बाद और देखेंगे अगर गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में, तो इनके काव्य में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी
इनके काव्य में फैंटेसी है, यानी अंग्रेजी का शब्द है फैंटेसी, फंतासी, बिंब, प्रतीक, फैंटेसी। ये हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक और टॉपिक लेंगे जिसमें इनको और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, मुक्तिबोध के बारे में और देखें तो इन्होंने युग की नई चेतना को, युग की नई चेतना को नए रूप में, नई काव्य भाषा में, नई काव्य भाषा में अभिव्यक्त किया। अर्थात इनके काव्य में हम देखेंगे तो नई चेतना है, नया रूप है और नई काव्य भाषा है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और है गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में कि ये प्रगतिशील और नई कविता के मध्य सेतु हैं। ये प्रगतिशील कविता और जो नई कविता है उसके बीच में सेतु का काम करते हैं। आपको इतनी जानकारी होगी कि जो प्रगतिशील साहित्य लिखा गया ये 1936 ईस्वी के बाद लिखा गया, और जो नई कविता चली आपके 1953-54 से, ये एक नई कविता चली थी 1953-54 से, और इसके बीच में जो आपके ठहरता है वो प्रयोगवाद। तो हालांकि प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रयोगवाद के कवि थे वही नई कविता के कवि थे। इस प्रकार ये प्रगतिशील और नई कविता के मध्य में सेतु का काम कर रहे हैं। सेतु जान गए ना, पुल जोड़ने वाले का ये काम कर रहा है। अब हम इनकी रचनाएं भी देख लेते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कविता संग्रह। कविता संग्रह इनके दो बहुत फेमस हुए हैं, चांद का मुंह टेढ़ा और बुरी बुरी खाक धूल। कथा साहित्य भी इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। काट का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी, ये विपात्र नाम से इनका एक लघु उपन्यास भी है, एक लघु उपन्यास भी इसी नाम से है। फिर इधर देखिए आलोचना साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी, और इन्होंने इतिहास पर भी एक जो है रचना लिखी है, भारत इतिहास और संस्कृति। ये इनके प्रमुख जो है रचनाएं, प्रमुख काव्य संग्रह हैं। अब हम मुक्तिबोध की इन रचनाओं को, इन विशेषताओं को पीडीएफ के द्वारा भी समझ लेते हैं, ताकि आपको होमवर्क करने में, गृह कार्य करने में आसानी रहे। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में पाठ संख्या 5 गजानन माधव मुक्तिबोध का कवि परिचय आज हम देखने वाले हैं। आरोह भाग 2 पुस्तक का ये 5वां पाठ है। प्रश्न देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का कवि परिचय लिखिए। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में श्योपुर ग्वालियर एमपी में हुआ तथा निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ। मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी ये देखेंगे। कविता संग्रह देखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती बार बार। कथा साहित्य में देखेंगे काट का सपना, विपात्र और सतह से उठता आदमी। आलोचना देखेंगे कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी। सारी की सारी बहुत इम्पोर्टेंट है, समीक्षाएं भी इनकी पूछी जाती है। और इतिहास में इन्होंने भारत इतिहास और संस्कृति नाम से एक रचना लिखी है।
मुक्तिबोध का काव्य और उसकी भाषा शैली देखेंगे। देखिए, मुक्तिबोध अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्ताह 1943 के या 1943 के प्रथम कवि हैं। वे आनंद और उल्लास के कवि नहीं हैं और न ही उनकी कविता में संतुलन है और न ही सामंजस्य है। उन्होंने अपने काव्य में संघर्ष को अनिवार्य माना तथा विद्रोह उनके काव्य का स्थायी स्वर है। वे एक जटिल यथार्थवादी साहित्यकार है। तीसरा देखेंगे, मुक्तिबोध ने अपने काव्य में फैंटेसी का प्रयोग किया है। मुक्तिबोध के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें युग की नई चेतना नए रूप में अभिव्यक्त हुई है और वो भी नई काव्य भाषा में। चौथा देखिए, छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता की बात जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगवा कवियों में से एक थे। पांचवा, उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। बिल्कुल सही है, बहुत इम्पोर्टेंट एक सेतु इनको माना जाता है। फिर देखिए, मराठी संरचना के कारण उनकी कविता कठिन बन गई, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने अपने शब्दों में कुछ कहा उनके बारे में, अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें करती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।